अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है एक ऐसे शख्स की खौफनाक कहानी जिस पर जिन आ गया था। शेरबाज खान उसका असल नाम था, लेकिन वह पूरे मोहल्ले में शेरू के नाम से मशहूर था। बड़ा ही नडर और बेखौफ तबीयत का मालिक, मगर मोहल्ले वालों के साथ उसका बर्ताव बरादराना था। उसकी सेहत काबिल रश्क थी। भरा भरा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सीना और अनार के दानों की तरह सुरख सुरख रंगत। जब से वो गढ़ी की सराय में आकर ठहरा था, वहां के तमाम गुंडों ने लंगोट खोल दिए। कुर्बजवार के मोहल्ले के बदमाशों की सरगर्मियों में भी नुमाया कमी आ गई। शुरू शुरू में तो लोगों ने शेरू या उसकी बड़ी बड़ी मूंछों वाले रामपुरी पठान बाप को कोई खास अहमियत ना दी, लेकिन चंद ही रोज बाद एक ऐसा वाक्य पेश आया कि बदमाशों ने शेरू को लहूलुहान कर लिया और शुरफा ने शेरू की शख्सियत को अपना निजात दहिंदा समझकर उसकी आवभगत शुरू कर दी। शेरू ने गढ़ी के सराय में जो मकान किराए पर लिया था, उससे 3-4 मकान छोड़कर रोशन खान का मकान था। रोशन खान पूरे शहर में शैतान की तरह मशहूर था। बेशतर थानों में वो बड़ी पाबंदी से अदायगी करता, इसलिए पुलिस वाले भी उसके मामले में कन्नी कतराते। रोशन खान ने 10-12 वफादारों पर मुश्तमिल एक टोली बनाई हुई थी, जिसका काम शहर के दूसरे बदमाशों से धौंस धमकी देकर रकमें वसूल करना था। शहर में उसके 2-4 अड्डे भी चलते थे, जहां खुलेआम जुआ खेला जाता। 1-2 शराब की भट्टियां भी थीं, जिसकी माकूल आमदनी रोशन खान को मिलती। बात अगर यहीं तक महदूद रहती तो शायद शेरू और रोशन खान का टकराव कभी ना होता, लेकिन रोशन खान चूंकि लड़कियों के सिलसिले में बहुत खुल खेलने का आदी था, इसलिए शेरू से उसकी बन न सकी और नतीजे के तौर पर रोशन खान को न सिर्फ ये कि मोहल्ला छोड़ना पड़ा, बल्कि 2-4 बार की नाकामी के बाद उसने शेरू के सामने घुटने टेक दिए। शेरू और रोशन खान के टकराव की वजह एक स्कूल मास्टर की नौजवान लड़की साबित हुई, जो उन दिनों कॉलेज में जेरे तालीम थी। स्कूल मास्टर और शेरू के घर के माबैन दीवार मुश्तरिक थी, इसलिए पहले ही दिन से औरतों का मेल जोल शुरू हो गया। स्कूल मास्टर की बीवी ने शेरू की मां को बातों बातों में रोशन खान की बदमाशियों के 2-4 किस्से भी सुनाए, जिनकी भनक शेरू के कानों तक पहुंच गई। फिर कुछ ही दिन बाद स्कूल मास्टर की बीवी गर्मियों की एक दोपहर को बदहवास हालत में रोती पीटती शेरू के घर पहुंची और उसकी मां को बताया कि रोशन खान के साथी उसकी लड़की को कॉलेज से वापसी पर उठाकर ले गए हैं। शेरू उस वक्त घर पर मौजूद था। जनान खाने में होने वाली बातें उसके कानों में पड़ी तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने बैठक से अपनी लाठी उठाई और किसी से कुछ कहे सुने बगैर रोशन खान के मकान पर पहुंचकर उसे ललकारा। रोशन खान उस वक्त शराब के नशे में धुत था। उसके 2-4 साथी भी वहां मौजूद थे। ऐसी सूरत में भला वह शेरू को कैसे खातिर में ला सकता था। सीना तानकर बाहर आया और शेरू को एक गंदी गाली देकर पूछा, क्या बात है बे, क्यों शोर मचा रहा है? रोशन खान, मैं मास्टर जी की लड़की को लेने आया हूं। शेरू ने लाठी पर अपनी गिरफ्त जमाते हुए कहा, क्यों, क्या वो तेरी बहन लगती है? रोशन खान ने हकारत से जवाब दिया, फिर बड़ी रऊनत से बोला, नए आए हो इस मोहल्ले में, इसलिए तुम्हें मेरे दरवाजे तक आने की जुर्रत हो गई। रोशन खान का नाम नहीं सुना? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? खैरियत चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ, वरना वरना क्या होगा? रोशन खान की बात सुनकर शेरू के तेवर और ज्यादा खराब हो गए। बताऊं फिर क्या होगा? रोशन खान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। फिर अपने एक साथी को मुखातिब करके बोला, नवाब अली, जरा इसको समझा दे कि रोशन खान की तरफ आंख उठाने वाले का अंजाम क्या होता है। नवाब अली ने रोशन खान का इशारा पाया तो बड़ी बर्क रफ्तारी से नेफे से चाकू निकालकर शेरू की तरफ बढ़ा। अपनी जगह शेरू भी पूरी तरह तैयार था। लाठी चलाने के मामले में वो अपना सानी नहीं रखता था। चुनाचे नवाब अली लाठी के पहले ही वार में लौटपौट हो गया। रोशन खान और उसके बाकी 2 साथी बैक वक्त टूट पड़े, लेकिन शेरू ने उन्हें करीब नहीं फटकने दिया। उसकी लाठी मशीनी अंदाज में चलती रही। फिर उसने रोशन खान को मुखातिब करके कहा, रोशन खान, मुझे मजबूर ना करो, वरना तुम सबका अंजाम खराब होगा। मास्टर जी की लड़की वापस कर दो तो हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जवाब में रोशन खान के साथी ने जो गाली शेरू को दी वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। चुनाचे शेरू ने पैंतरा बदलकर हाथ घुमाया तो गाली देने वाला लहूलुहान हो गया। अभी वो अपना तवाजन बरकरार रखने की खातिर लड़खड़ा ही रहा था कि शेरू ने रोशन खान को बचाकर उसके दूसरे साथी की कमर पर ऐसी भरपूर जरब लगाई कि वो बिलबिलाता हुआ नाली में लुढ़क गया। अब सिर्फ रोशन खान उसके मुकाबले पर बाकी रह गया था, जो इंतहाई काया और मौका शनास था। अपने 3 साथियों का इबरतनाक अंजाम देखकर उसे पसीने आ गए, लिहाजा उसने 2 कदम पीछे हटते हुए शेरू को मुखातिब किया, मास्टर की लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही जो एक मुसलमान का दूसरे से होता है। इसके अलावा वो मेरी पड़ोसन भी है। शेरू ने लाठी घुमाते हुए तल्ख लहजे में कहा, ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। शेरू ने रोशन खान की कोठरी में जाकर स्कूल मास्टर की बेहोश लड़की को उठाया और जाते जाते रोशन खान से कहता गया कि अगर उसने दोबारा कभी किसी मजबूर लड़की पर बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम खतरनाक होगा। रोशन खान,
खून के घूंट पीकर खामोश हो गया। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो फुर्सत में शेरू को ठिकाने लगाने की कोशिश जरूर करेगा। स्कूल मास्टर की लड़की का अगवा और उसकी बाजियाबी कोई मामूली कारनामा न था। रोशन खान कई बार इस लड़की को रास्ते में छेड़ चुका था और हर बार लड़की ने उसे धुतकार दिया। जब वो सीधे तरीके से लड़की को जेर ना कर सका तो उसने ये शर्मनाक तरीका इख्तियार किया। रोशन खान के हाथों अगवा की हुई लड़की का मुस्तकबिल क्या होता, इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। किसी में जुर्रत थी कि रोशन खान से इस संगीन वाक्य पर लड़ता। अगर शेरू ना होता तो एक मासूम लड़की तबाह हो जाती। शेरू के इस कारनामे ने मोहल्ले के उन शुरफा की जुबान खोल दी जो अब तक खामोश थे। 8-10 आदमियों की टोली उसी वक्त थाने पहुंची। सबने यक जुबान होकर रोशन खान के खिलाफ बयान दिया। थाने पर उस वक्त जो अफसर मौजूद था उसने मोहल्ले वालों को दिखाने की खातिर बाकायदा लिखा पढ़ी की और रोशन खान को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसी शाम उसे ले देकर छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ इसका इल्म किसी को ना हो सका। बहरहाल रोशन खान के खिलाफ चूंकि पहली बार किसी ने खम ठोंकने की जुर्रत की थी, इसलिए इस हादसे की इतला जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और शेरू के नाम का चर्चा भी शुरू हो गया। लोगों का ख्याल था कि रोशन खान फौरी तौर पर जवाबी हमला करेगा और शेरू की लाश किसी वीराने से दस्तयाब हो सकेगी। लेकिन रोशन खान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। 5 रोज तक गढ़ी की सराय में मुकम्मल अमन रहा। इस अरसे में रोशन खान की शक्ल भी बहुत कम लोगों को नजर आई, वरना आम हालात में वो हमेशा अपने मकान के बाहर गली में पलंग बिछाए बैठा रहता। मोहल्ले वालों का ख्याल था कि अब रोशन खान के कसबल निकल चुके हैं, इसलिए उसने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हुआ। जिस रोज शेरू और रोशन खान का टकराव हुआ था उसके ठीक 6 रोज बाद आधी रात गुजरी थी कि रोशन खान अपने 10-12 आदमियों के साथ, जो चाकू छुरों से लैस थे, शेरू के मकान पर टूट पड़ा। गली में शोरगुल हुआ तो मोहल्ले के दूसरे अफराद भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने जो मंजर देखा वो बड़ा ही दर्दनाक था। शेरू का बाप गली के दरमियान लथपथ पड़ा तड़प रहा था और शेरू बैक वक्त अपने बाप की हिफाजत भी कर रहा था और दुश्मनों की सरकोबी भी कर रहा था। उसका बायां बाजू जख्मी नजर आ रहा था, लेकिन उसकी फुर्ती काबिले दीद थी। जब तक दूसरे लोग करीब पहुंचे और बच बचाव कराते शेरू रोशन खान के 7 आदमियों को जमीन चटा चुका था। रोशन खान ने मौका की नजाकत को महसूस करके चाहे वो कुआं से भागने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में कुछ लोग पुलिस को साथ ले आए। चुनाचे रोशन खान ने छुरा फेंककर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शेरू को साथ ले जाने की कोशिश की तो सारा मोहल्ला उसकी तरफ से बोल पड़ा, लिहाजा पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मोहल्ले वालों ने उसके बाप को उसी वक्त ले जाकर अस्पताल में दाखिल करा दिया। एक बार फिर थाना कचहरी तक बात पहुंची, लेकिन इस बार भी रोशन खान जोड़ तोड़ करके साफ बच गया। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि उसने गढ़ी की सराय छोड़ दी और वहां से गेटगंज के इलाके में मुंतकिल हो गया। शेरू के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए वो जल्द ही ठीक हो गया। मगर उसके बाप को पूरे 20 रोज बाद अस्पताल से रुखसत मिली। दूसरी बार नाकाम होने के बाद रोशन खान तकरीबन 2 माह तक खामोश रहा, लेकिन इसके बाद उसने फिर शेरू को एक रोज रास्ते में घेर लिया। मगर इस दफा भी रोशन खान को मायूसी हुई। इसके बाद भी रोशन खान ने शेरू के कांटे को दरमियान से निकालने की खातिर अपने आदमियों के जरिए उस पर कातिलाना हमले कराए, मगर हर बार शेरू बाल बाल बच गया और रोशन खान के आदमियों को जख्मी होकर भागना पड़ा। पैदल पे हमलों के बाद एक रोज अचानक लोगों को मालूम हुआ कि रोशन खान ने शेरू से दोस्ती कर ली है। उसने शेरू के साथ एक बुजुर्ग की दरगाह पर जाकर हलफ उठा लिया था कि आइंदा वो दोनों दोस्त की हैसियत से रहेंगे और ये कि वो फिर कभी शेरू पर हमला नहीं कराएगा। इस रोज के बाद से शेरू और रोशन खान अक्सर एक साथ बाजारों में घूमते फिरते देखे गए। अब मैं उस पुरस्कार वाक्य की तरफ आता हूँ जो 27 साल गुजर जाने के बावजूद मेरे ज़हन में आज भी रोज़े अव्वल की तरह महफूज है, लेकिन जिसका हल आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका। वाकयात का शाहिद हर जगह मैं खुद हूँ, इसलिए यकीन ना करने का कोई जवाज नहीं। गढ़ी की सराय में यूं तो शेरू को सब जानते थे, लेकिन खास तौर पर मेरा और शेरू का ताल्लुक बहुत करीबी था। चुनाचे मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रोशन खान को जेर कर लेने के बाद शेरू की धाक शहर के तमाम बदमाशों पर बैठ चुकी थी। शेरू की जगह अगर कोई और होता तो यकीनी तौर पर गलत रास्ते पर पड़ जाता। वो अगर चाहता तो शहर के तमाम अड्डों से हर हफ्ते बड़ी बड़ी रकमें वसूल करके ठाठ से मुंशों पर ताव दे सकता था, लेकिन उसने खराद के पेशे को अपनाया हुआ था और इसी पर कनायत करता था। मोहल्ले के तमाम छोटे बड़ों की इज्जत करना गोया उस पर फर्ज था। क्या मजाल जो उसने कभी मोहल्ले की बहू बेटियों की तरफ नजर उठाकर भी देखा हो। रात बरात अगर पड़ोस में किसी को कोई जरूरत पेश आ जाती तो वो सीधा शेरू के दरवाजे पर पहुंचकर खटखटाता और शेरू माथे पर कोई शिकन लाए बगैर उसकी दिलजोई में लग जाता। शेरू एक ऐसा शख्स था जिससे सब मोहब्बत करते, जो लोगों के लिए पैदा हुआ था, जो एक शरीफुल नफ्स और मजबूत किरदार का नौजवान था। उस वक्त शेरू की उम्र यही कोई 27 या 28 साल रही होगी।
बेहद सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान था वो, मोहल्ले का महबूब। मैं मोहल्ले की कई ऐसी लड़कियों से वाकिफ था जो शेरू को देखकर ठंडी सांसें लिया करती थी। जहां शेरू के काम पर रवाना होने का वक्त होता, वो लड़कियां दरवाजों पर आ खड़ी होती और जब तक शेरू गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर उनकी निगाहों से ओझल ना हो जाता, वह टिकटिकी बांधे उसे देखती रहती। अक्सर लड़कियां उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की खातिर आवाजें भी कस दिया करती, लेकिन शेरू ने कभी किसी की तरफ नजर नहीं उठाई थी। सर झुकाए नजरें नीची किए खामोशी से गुजर जाया करता। शाम को काम से सीधा घर वापस आता और वालिदैन की खिदमत में लग जाता। मैं शेरू से ज्यादा उसके बाप से बेतकल्लुफ था, इसलिए एक रोज मैंने मौका पाकर पूछ ही लिया, खान साहब, आप शेरू की शादी क्यों नहीं कर देते? बहू आ जाएगी तो आप लोगों को भी आराम मिल जाएगा। मैं कई बार इस मसला पर जुबान खोल चुका हूँ। शेरू के बाप ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मेरे सामने तो शेरू सर झुकाकर चुप हो जाता है, लेकिन बाद में शादी के सिलसिले में इनकार कर देता है। वो क्यों? क्या उसने तमाम जिंदगी कवारा रहने की कसम खा रखी है? मैंने पूछा तो शेरू का बाप जेरे लब मुस्कुरा कर बोला, लड़कपन है अभी, कहते हैं कि शादी कर लूंगा तो सेहत का सत्यानाश हो जाएगा। शेरू के बाप की बात पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। हम दोनों देर तक शेरू की बातें करते रहे। मैंने कुरीद कुरीद कर मालूम करने की कोशिश की कि आखिर शेरू शादी के नाम से क्यों बिदकता है, लेकिन कोई माकूल वजह मालूम ना हो सकी। चुनाचे मैंने फिर कभी इस सिलसिले में छानबीन की कोशिश नहीं की। मुझे इस बात का खदशा भी था कि कहीं मेरे ज्यादा पूछने पर शेरू का बाप ये समझ बैठे कि मैं शेरू की जात में अपनी लड़की की वजह से दिलचस्पी ले रहा हूँ। शेरू और उसके वालिदैन को हमारे मोहल्ले में आबाद हुए कोई 2 साल गुजर चुके थे। रोशन खान और शहर के दीगर बदमाश शुरू में शेरू को काम का आदमी समझकर बराबर हाजिरी देते रहे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि शेरू उनकी लाइन का आदमी नहीं, तो सारे के सारे एक एक करके उससे दूर होते चले गए। मुझे खुशी थी कि शेरू ने गलत राह इख्तियार करने के बजाय अपनी शराफत को बरकरार रखा। उसके रोजमर्रा के मामूल में मुतलिक कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। शाम के वक्त मैं और शेरू का बाप बाहर गली में बिछे तख्त पर बैठकर वक्त गुजारी किया करते। शेरू काम से वापस लौटता तो घर में दाखिल होने से पहले बड़े अदब से मुझे सलाम करता और मैं हमेशा उसे सच्चे दिल से दुआएं देता। लेकिन एक दिन जब शेरू वापस लौटा तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कुछ परेशान है। उस रोज उसके चेहरे पर वो बशाशत नहीं थी जो मैं 2 साल से बराबर देख रहा था। वो कुछ बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जो बात मैंने महसूस की वही शेरू के बाप ने भी महसूस कर ली। कुछ देर तक हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। फिर शेरू के बाप ने शेरू को आवाज दी। वो बाहर आ गया। उस वक्त भी उसकी आंखों से वीरानी झांक रही थी, चेहरे पर नादारी फैली हुई थी। शेरू के बाप ने उसे बगौर देखते हुए पूछा, क्या बात है भाई, तुम आज कुछ परेशान मालूम होते हो, जी खराब हो रहा है। शेरू ने रूखे लहजे में कहा, कोई खास बात है क्या? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम, शेरू ने उलझे हुए अंदाज में कहा। तो उसके बाप ने कदरे बरहमी से उसे मुखातिब किया, अबे सीधी तरह क्यों नहीं बताता कि असल मामला क्या है? क्या किसी से दंगा फसाद करके आया है? जवाब में शेरू ने बाप की तरफ घूरा, फिर कोई बात कहे बगैर तेजी से अंदर चला गया। शेरू का तर्ज अमल मेरे अलावा उसके बाप के लिए भी खिलाफे तवक्को था, इसलिए वो मुझे रुकने के लिए कहकर अंदर चला गया। 20 मिनट बाद वापस लौटा तो उसके चेहरे पर भी झिल्लाहट तारी थी। मैंने दबी जुबान से पूछा, खैरियत तो है खान साहब? आप भी कुछ परेशान से नजर आ रही हैं। क्या बताऊं जी? शेरू का बाप तख्त पर बैठते हुए बोला, इन औरतों ने उल्टे सीधे किस्से मशहूर करके आजकल के लौंडों को बुज़दिल बना दिया है। मुफ्त के वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मामला क्या है? मैंने दूसरा सवाल किया। अजी क्या खाक मामला है, शेरू का बाप बोला। आज सवेरे जब शेरू काम पर जा रहा था तो बड़े चौराहे पर कुछ गलाजत पड़ी थी। उस वक्त तो साला उसे फलांग गया और अब बैठा जनखो जैसी बातें कर रहा है। कहते हैं कि सवेरे से जी उलट रहा है और बुरे बुरे ख्याल आ रही हैं। किस किस्म की गलाजत थी चौराहे पर? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। अजी गलाजत कैसी? किसी ने ताजे फूल और अंडे लाकर डाल दिए थे वहां, शेरू का बाप बोला। किसी पंडित पुजारी ने हरकत की होगी, लेकिन शेरू की माँ कहती है कि वो कोई जादू टूना था, लाहौल विला कुव्वत। खान साहब मगर बेहतर है कि आप शेरू को ले जाकर बड़ी मस्जिद के मौलवी साहब से फुंकवा लें। मैंने आहिस्ता से मशवरा दिया तो शेरू का बाप मुझे ताज्जुब खेज नजरों से देखकर बोला, तो क्या आपका भी यही ख्याल है कि अंडे और फूल कोई जादू टूना थे? मुझे तो इन बातों पर कभी एतकाद नहीं रहा, लेकिन अपने बुजुर्गों से मैंने भी यही सुन रखा है कि चौराहे पर पड़ी हुई चीजों को कभी नहीं फलांगना चाहिए, वरना वो जादू जो किसी और पर किया जाता है उस शख्स पर लौट आता है जो उसे फलांग जाए। हिंदुओं के यहाँ ऐसे जादू टूने बराबर होते रहती हैं। एक बार मेरे मामू के लड़के। अजी बस छोड़िए भी, शेरू के बाप ने मेरा जुमला काटते हुए तेजी से कहा। सुनने को तो मैंने भी ऐसे हजारों तोड़ जोड़ और गंडे तावीज के किस्से सुन रखे हैं, लेकिन ये सब बेकार बातें हैं, निरी बकवास। मैंने शेरू के बाप के तेवर देखकर बड़ी खूबसूरती से बात टाल दी और दूसरी बातों का सिलसिला शुरू कर दिया,
लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल रह रहकर शेरू की तरफ से परेशान हो रहा था। अगर मेरी बस में होता तो मैं शेरू को उसी वक्त किसी मौलवी के पास ले जाकर झाड़ फूंक करा देता। जादू टूने पर इंसान का एतकाद होना ना होना अलहदा बात है, लेकिन एहतियात कर लेने में कोई मुजायका भी नहीं है। बहरहाल मैं चाहने के बावजूद शेरू के सिलसिले में कुछ न कर सका और कुछ देर बाद उठकर अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने अपनी बीवी से तज़किरा किया तो उसने भी मेरी तायद करते हुए यही कहा था कि खुदा ना करे कि वो मनहूस फूल और अंडे किसी जादू टूने का उतार हों और शेरू बेचारे पर कोई नागहानी आफत पड़े। लेकिन खान साहब को यही चाहिए था कि किसी मौलवी से मशवरा कर लेते, इसमें कोई हर्ज नहीं था। रात को काफी देर तक मैं और मेरी बीवी शेरू के बारे में बातें करते रहे। फिर मैंने दूसरी करवट ली और सोने के इरादे से आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गया, लेकिन मुझे सोए अभी कोई 1 घंटा ही गुजरा था कि किसी ने मेरे बाजू थामकर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। मैं कच्ची नींद से हड़बड़ाकर जागा तो देखा कि मेरी बीवी और बेटी मेरे करीब मौजूद हैं। दोनों के चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। मैंने घबरा कर पूछा, क्या बात है, क्या मुसीबत आ पड़ी? कबल इसके कि मेरी बीवी कोई जवाब देती, एक कर्बनाक चीख की आवाज मेरी समाज से टकराई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई किसी का गला घोंट रहा हो। दूसरे ही लम्हे में उछलकर बिस्तर से नीचे उतरा और अपनी बीवी से पूछा, ये किसकी आवाज थी नेक वक्त? कुछ बता तो सही कि आखिर क्या गड़बड़ है। शेरू, मेरी बीवी ने बमुश्किल अपनी बौखलाहट पर काबू पाते हुए जवाब दिया। बड़ी देर से शेरू की चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं। सारा मोहल्ला बाहर गली में जमा है। शेरू, मैंने बेचैन होकर कहा, क्या हुआ शेरू को? मुझे क्या खबर कि वो गरीब किस मुसीबत में मुब्तला है। जरा तुम बाहर निकलकर मालूम करो कि क्या मामला है। मैंने स्लीपर पांव में डाले और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो देखा कि मोहल्ले के बहुत सारे अफराद शेरू के घर के सामने इकट्ठे हैं। मैं घबराया हुआ करीब गया। बाहर बैठक में भी कुछ लोग मौजूद थे। शेरू का बाप दोनों हाथों से शेरू को जकड़े हुए बैठा था और शेरू पिछाड़े खा खा कर और तड़प तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जिनमें से बड़ी खौफनाक वहशत झांक रही थी। चेहरे पर खफकी के तासुरात मौजूद थे। मैं शेरू को इस कैफियत से दो चार देखकर दंग रह गया। वो शेरू जिसने कभी बाप से निगाहें भी चार न की थी, उस वक्त बाकायदा उससे जोर आजमाई कर रहा था और दूसरे लोगों को आंखें फाड़े यूं घूर रहा था जैसे वो सबको कच्चा चबा डालने का ख्वाहिशमंद हो। इसी बौखलाहट के आलम में मैंने शेरू के करीब जाकर बड़ी नरम आवाज में पूछा, शेरू बेटा, क्या बात है? तुम कौन हो? शेरू ने मुझे गजबनाक निगाहों से देखा, फिर खुद को बाप की गिरफ्त से आजाद कराने की नाकाम कोशिश करता हुआ किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ा, हनुमान की गंदी आत्मा हो जो मनुष्य का रूप धारकर मुझे डराने आई हो। भाग जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुमको भस्म कर दूंगा। सरिता का प्रेम मेरी आत्मा की आशा है। तुम मेरी आशा को कभी मुझसे नहीं छीन सकते। मैंने शेरू की बदली हुई आवाज सुनी तो मेरा दिल धड़कने लगा। वो बड़ी रवानी के साथ हिंदी बोल रहा था। मुझे शाम की बातें याद आ गई। मुझे यकीन आ गया कि शेरू की मौजूदा हालत चौराहे के उन्हीं फूलों और अंडों का नतीजा है जिन्हें उसने सुबह फलंगा था। वो सब कुछ जरूर किसी जादू टूने का मामला था जो अब शेरू के ऊपर आ चुका था। अभी मैं इन बातों पर गौर कर ही रहा था कि शेरू के बाप की गुलूगीर आवाज मेरे कानों से टकराई। वो शेरू से कह रहा था, शेरू मेरे बच्चे, मेरी तरफ देख, मैं तेरा बाप हूं। तू मेरा पिता नहीं बल्कि राक्षस है। तुम सब राक्षस हो। तुमने सरिता को मुझसे दूर कर दिया है। छोड़ दो मुझे, अपराधी। शेरू ने एक बार फिर खुद को आजाद कराने की जद्दोजहद शुरू कर दी। दो चार आदमियों ने उसे पकड़ लिया। बाकी लोग हैरान परेशान खड़े सोच रहे थे कि आखिर मामला क्या है। शेरू का बाप रो रो कर खुदा से अपने बच्चे की भलाई की दुआएं मांग रहा था। अंदर से शेरू की बूढ़ी मां के रोने की दिलदोज आवाज आ रही थी। चंद सानिये तक मैं गुंग सा खड़ा सब कुछ देखता रहा। फिर घर आकर मैंने अपनी बीवी और बच्ची को शेरू की मां की खबरगिरी के लिए रवाना किया और खुद मकान को ताला लगाकर दौड़ा दौड़ा बड़ी मस्जिद की सिमत गया और वहां से पेशे इमाम साहब को बमुश्किल तमाम मिन्नत समाजत करके ले आया, जो दुआ तावीज करने के मामले में खासे मशहूर थे और जिन भूत उतारने का काम भी किया करते थे। मैंने रास्ते में ही उन्हें शेरू के बारे में मुख्तसिर बता दिया कि मामले की नौयत क्या है। पेशे इमाम के आते ही लोगों के चेहरों पर जिंदगी के तासुरात उभर आए। यके बाद दीगरे वो एक तरफ हटते चले गए और पेशे इमाम अपना चोगा संभाले आगे बढ़ते रहे। शेरू की चीखों पुकार अब भी उभर रही थी। पेशे इमाम साहब ने अपनी रफ्तार तेज की और बड़े जाहो जलाल के साथ उस कमरे में कदम रखा जहां शेरू दो तीन लोगों के शिकंजे में फंसा तड़प तड़प कर खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। कमरे के अंदर मौजूद अफराद ने पेशे इमाम को देखा तो वो भी एहतरामन झुक गए, लेकिन शेरू वो चीखना चिल्लाना छोड़कर पेशे इमाम को घूरने लगा। उसके तेवर बेहद खराब नजर आ रहे थे। आंखें इस कदर लाल हो रही थीं जैसे दो दहकते हुए अंगारे जोड़ दिए गए हों। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बार बार सख्ती से भींच रहा था। पेशे इमाम साहिब कुछ देर तक शेरू से नजरें चार किए कुछ पढ़ते रहे,
फिर उन्होंने बड़े दबंग लहजे में उसे मुखातिब किया, कौन है तू? प्रमोद कुमार, शेरू ने बदली हुई आवाज में जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो मौलवी जी? तू इस गरीब को क्यों परेशान कर रहा है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? पेशे इमाम साहब ने दूसरा सवाल किया। इसने मेरी आत्मा व्याकुल की है। इसे मेरे आड़े नहीं आना चाहिए था। ये सामने आ गया तो मैं इसी पर आ गया, शेरू ने खूंखार लहजे में जवाब दिया। पर तू अब इसे छोड़ दे, जा, चला जा, समझा कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? पेशे इमाम साहब ने इस बार करख्त आवाज में शेरू को मुखातिब किया। इसे छोड़ दूं? उसने कहका लगाया। मैं बलिदान लिए बगैर इसे छोड़ दूं? मौलवी अपना काम कर, मेरे रास्ते में ना आ। तू मुझे नहीं जानता, मुझे अयोध्या वाले पंडित ने भेजा है। मेरा नाम प्रमोद है, जा अपना काम कर। शेरू के इस अंदाज पर पेशे इमाम साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। गरज कर कहने लगे, गुस्ताख, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि शेरू का पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकता हूं मियाँ जी, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? तुम्हें मुझे सरिता के खून से स्नान देना होगा, शेरू ने बदली हुई आवाज में कहा। उसके पवित्र खून से मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। सरिता कौन है? पेशे इमाम ने दरियाफ्त किया। सरिता मेरे मन मंदिर की रानी, मेरी आशा। मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे सम्मान अमर हो जाए, और उसका केवल एक ही उपाय है, तुम उसे मारकर मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या तुम मुझे सरिता का पता बता सकते हो? क्यों नहीं, परंतु तुम्हें अपने धर्मात्माओं की सौगंध खाकर वचन देना होगा कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, और अगर करोगे तो नुकसान उठाओगे। क्या इसके बगैर तू शेरू का पीछा नहीं छोड़ सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात दिल से निकाल दो। सीधी तरह राह रास्त पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम तमाम उम्र याद रखोगे। मौलवी, मैं कहता हूं यहां से चले जाओ। क्यों अपना ईमान खराब कराना चाहते हो? इस बात पर पेशे इमाम किसी कदर झुके और उन्होंने नरम लहजे में कहा, प्रमोद कुमार, तुझे जहां के लिए भेजा गया है वहां चला जा। शेरू को छोड़ दे, अपना रास्ता ले। हमें तुझसे कोई बैर नहीं। अब मैं कहीं और नहीं जा सकता मौलवी साहब। इसने रास्ते में आकर मुझे अपने पास बुला लिया है। मैं तो एक सुंदर नारी के पास जा रहा था। सुंदर नारी के पास? वो कौन है? पेशे इमाम साहब ने पूछा। वो यहीं रहती है, भीतर ही। पेशे इमाम ने ताज्जुब से पूछा, उसका नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? शेरू ने लापरवाही से कहा। बेहतर है, मगर तुम्हें किसने भेजा है? एक युवक ने, जो उस सुंदर नारी का प्रेमी है और उसके मन में अपने प्रेम की जोत जगाना चाहता है या उससे इंतकाम लेना चाहता है। और उस युवक का नाम क्या है? उसे तुम जानते हो, पर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मौलवी, अब ज्यादा बातें ना पूछो। जाओ, तुम यहां से जाओ। मेरी आत्मा को शांत करने के लिए सरिता का खून लाओ। मुझे सरिता की जरूरत है। प्रमोद कुमार, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सीधे तरीके से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें कहीं का ना रखूंगा। शेरू ने इस बार फौरन ही कोई जवाब ना दिया। वह पलकें झपकाए बगैर सुरख सुरख आंखों से पेशे इमाम को घूर रहा था। कमरे में गहरा सुकूत तारी था। सब लोगों की नजरें शेरू पर जमी थी कि अचानक उसने हमारी गफलत से फायदा उठाकर एक झटके से खुद को आजाद किया। फिर कबल इसके के लोग उसे दोबारा जकड़ते। वो एक जस्त लगाकर पेशे इमाम तक पहुंच गया और उनको उठाकर इतनी जोरदार पटखनी दी कि बेचारे पेशे इमाम लौट पौट कर रह गए। शेरू खतरनाक तेवर से फिर उनकी जानिब लपका, लेकिन इतनी देर में 4-5 आदमी उस पर टूट पड़े और बड़ी मुश्किलों से उसे काबू में किया गया। पेशे इमाम साहिब अपना चोगा झाड़ते हुए उठे। उनके जाहो जलाल में पहले के मुकाबले में ज्यादा इजाफा हो गया था। शेरू को गजबनाक निगाहों से घूर कर बोले, नाबकार, अब देख कि मैं तुझे कैसी सजा देता हूं। पेशे इमाम ने इतना कहकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा, इसलिए कि पेशे इमाम साहब के बारे में ये बात बेशतर लोगों को मालूम थी कि भूत प्रेत का झाड़ करने में वो दूर दूर मशहूर हैं। मेरी नजरें कभी शेरू को तकने लगती और कभी पेशे इमाम के चेहरे पर मरकूज हो जाती। वो दोनों भूखे शेरों की तरह एक दूसरे को घूर रहे थे। शेरू के बाप की हालत काबिले रहम थी। वह बेचारा बड़ी उम्मीदों भीम की कैफियत से दो चार था। खासी देर तक हर शख्स दम बखुद रहा। पेशे इमाम साहब के होंठों की हरकत इस बात की गुमाजी कर रही थी कि वो किसी वजीफे का विर्द करने में मसरूफ हैं। शेरू किसी चट्टान की तरह अटल नजर आ रहा था। मेरी कैफियत कदरे मुख्तलिफ थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शेरू को बस में करना पेशे इमाम साहब के लिए मुहाल होगा। मैं भी एक खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देख रहा था कि अचानक पेशे इमाम ने मुंह पर हाथ फेरकर एक जोरदार फूंक जो शेरू को मारी तो वो इस तरह जमीन पर गिरा जैसे कोई दरख्त जड़ से उखड़ गया हो। जमीन पर गिरते ही वो माहिए बेआब की मानंद तड़पने लगा। उसके हलक से कर्बनाक चीखें बुलंद हो रही थीं, लेकिन वो शेरू की अपनी आवाज ना थी। शेरू के बाप ने शेरू को करब की इस शदीद कैफियत से दो चार देखा तो जब्त न कर सका और पेशे इमाम साहब को मुखातिब करके बोला, मियाँ जी, ये क्या कर दिया तुमने? इस तरह तो मेरा बच्चा मर ही जाएगा। लेकिन पेशे इमाम जवाब देने की बजाय शेरू को घूरते रहे, जो बदस्तूर फर्श पर पड़ा लोटन कबूतर हो रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना सर जमीन पर मारना शुरू कर दिया
और दूसरी टक्कर में खून की एक लहर उसकी पेशानी से बहकर चेहरे तक आई तो उसके बाप ने दौड़कर उसे अपनी आहनी बाजू में जकड़ लिया। ठीक उसी वक्त मियाँ साहब चीखे, छोड़ दो इस मरदूद को, मैं इसे अभी जहन्नुम रसीद कर दूंगा, अलहदा हट जाओ। मियाँ साहब ने वो जुमला यकीनन शेरू के बाप को मुखातिब करके कहा था, लेकिन उसकी बजाय शेरू ने बदली हुई आवाज में, जिसमें कर्ब की आमेजिश भी थी, कहा, मियाँ जी, मैं इस समय जा रहा हूं, परंतु इतना ध्यान में रखो कि मैं शेरू को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सरिता के खून से स्नान नहीं दोगे। अगर तुमने मेरी आत्मा को शांत करने का बंदोबस्त ना किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो कम अज कम मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब खेज था। शेरू ने एक लम्हे के लिए अपने बाप के बाजुओं में जो कोला खाया, फिर दूसरी लम्हे आंखें खोलकर सबको यूं घूरने लगा जैसे उनके जमा होने की वजह जानने की कोशिश कर रहा हो। अब उसकी आंखों में पहले जैसी सुर्खी भी नहीं थी। चंद सानिये तक वो हक्का बक्का लोगों को घूरता रहा, फिर अपने बाप से मुखातिब होकर पूछा, क्या बात है अब्बा, ये लोग कैसे इकट्ठे हैं और ये मेरे चेहरे पर खून कैसा है? तुम सोते से चारपाई से गिर पड़े थे, पेशे इमाम साहब ने जल्दी से कहा। फिर आगे बढ़कर शेरू के सर पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरने लगे। इशारों इशारों में उन्होंने शेरू के बाप को ताकीद कर दी कि शेरू को असल बात से आगाह न किया जाए। दूसरे अफराद भी पेशे इमाम साहब का इशारा पाकर खामोशी से वापस लौट गए। मैं जब तक पेशे इमाम साहब वहां मौजूद रहे बैठा रहा, फिर उन्हीं के साथ वापस आ गया। अपने घर के सामने पहुंचकर मैंने पेशे इमाम साहब को खुदा हाफिज कहा तो वो बड़ी संजीदगी से बोले, शेरू के बाप ने बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। अगर वो दरमियान में ना आ जाता तो मैं प्रमोद के गंदे वजूद को आज ही भस्म कर देता। अब उसका कब्जे में आना मुश्किल होगा। आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया मियाँ जी? मैंने पूछा। चौराहे के फूल, पेशे इमाम साहब बोले। वो फूल और अंडे जरूर किसी जादू का उतार थे जिसे शेरू फलांग गया। चुनाचे वही असर अब उस पर हो गया जो किसी और पर था। फिर अब क्या होगा? मगर वो सुंदर नारी कौन थी जिस पर यह जादू कराया जा रहा था और जो हमारे करीब रहती है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वो उस घर से मुल्हिक 6-7 घरों के दरमियान कोई लड़की होगी। पेशे इमाम ने जवाब दिया। फिर अब क्या होगा? अल्लाह मालिक है। पेशे इमाम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर मुझसे मुसाफिया करके रुखसत हो गई। रात को मैं देर तक नहीं सो सका। तरह तरह के ख्यालात मुझे परेशान कर रहे थे। वो नौजवान लड़की कौन है जिस पर जादू किया जा रहा था और जो शेरू के घर के करीब ही रहती है? मेरे परेशान होने की वजह यह थी कि मैं एक नौजवान लड़की का बाप था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरी लड़की पर जादू कराना चाहा हो? मगर वो कौन हो सकता है? हमारे इर्द गिर्द 6-7 घरों में 3-4 से ज्यादा जवान लड़कियां नहीं थी। कहीं वो मेरी बच्ची तो नहीं? मेरे खुदा, मैं देर तक जागता रहा और फिर मेरे जहन में एक शख्स उभरा, खुदा करे ऐसा ना हो। सुबह मेरी आंख खासी देर से खुली। सब्जी वगैरह लाने के बाद मैं शेरू की खैरियत दरियाफ्त करने गया तो वो बिल्कुल भला चंगा नजर आ रहा था। मुझसे बड़ी खंदा पेशानी से बातें करता रहा। मैं कुछ देर वहां बैठकर वापिस आया और कपड़े तब्दील करके अपने काम पर चला गया। शाम को वापस आकर मैंने फिर शेरू को मामूल के मुताबिक पाया। मेरा ख्याल था कि शेरू के सारा ही बला टल गई होगी, लेकिन मेरा यह अंदाजा गलत साबित हुआ। सूरज ढलते ही शेरू फिर प्रमोद कुमार बनकर ऊधम चौकड़ी मचाने लगा। मैं खबर पाकर भागा हुआ उसके घर गया तो वही रात वाला समा देखा। शेरू का बाप उसे हाथों के हल्के में लिए खड़ा आंसू बहा रहा था और शेरू वो बार बार एक ही रट लगा रहा था, मैं सरिता का प्रेमी हूँ, सरिता मेरी आशा है, मुझे मेरी आशा दान कर दो, नहीं तो मैं शेरू की भींट लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने फौरन एक कारिंदे को पेशे इमाम साहब की तरफ दौड़ाया और खुद शेरू की बैठक में मौजूद रहा, जहां मेरे अलावा 2-4 आदमी और पड़ोसी भी जमा हो गए। शेरू के बाप की हालत गैर होती जा रही थी। उसकी नमनाक नजरें अपने जवान बेटे पर मरकूज थीं और आंसुओं के कतरे रुखसारों से ढलक कर जमीन की प्यास बुझा रहे थे। उसके चेहरे के तासुरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो किसी गहरी सोच में गर्क है। शेरू की रट बराबर जारी थी। कभी कभी वो खूंखार निगाहों से बैठक में खड़े हुए अफराद को घूरने लगता और वाही तबाही बकने लगता। कुछ देर तक मैं खामोश खड़ा सब कुछ देखता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके शेरू को आहिस्ता से मुखातिब किया। शेरू बेटा, मेरी तरफ देखोगे? कौन शेरू बेटा? शेरू ने मुझे घूरते हुए करख्त लहजे में कहा। मैं प्रमोद कुमार हूं, सरिता का प्रेमी। ओ पापी, तुझे तेरे भगवान का वास्ता, मेरे बच्चे की जान बख्श दे। शेरू का बाप फूट पड़ा। सुन बुढ़े, शेरू ने अपनी सुरख सुरख नजरें बाप की तरफ घुमाते हुए खुरदरे लहजे में जवाब दिया, अगर तुझे अपने बच्चे का जीवन इतना ही प्यारा है तो मेरी आत्मा की प्यास बुझा दे। सरिता का जीवन खत्म करके उसकी आत्मा को मेरे हवाले कर दे। केवल यही एक उपाय है। जालिम, जलील। शेरू का बाप आपे से बाहर हो गया। उसने अंधाधुंध शेरू पर घुन बरसाने शुरू कर दिए। अगर 2-4 आदमियों ने उसे थाम ना लिया होता तो ऐन मुमकिन था कि वो प्रमोद कुमार को अपनी औलाद के साथ ही जान से मार डालता। अब यह हंगामा जारी था कि इमाम साहब तशरीफ ले आए। शेरू किसी बिफरे हुए शेर की तरह दहाड़ रहा था, लेकिन जैसे ही पेशे इमाम साहब को देखा बड़े अदब से सलाम किया।
जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। पेशे इमाम ने आगे बढ़कर शेरू की पीठ थपकी, लेकिन मैं देख रहा था कि पेशे इमाम शेरू की कैफियत बदलती देखकर तैश में आ गए थे। मेरे अलावा दूसरे अफराद भी शशतर थे कि अचानक शेरू होश में क्यों कर आ गया। पेशे इमाम जाने लगे तो मैं भी उनके साथ हो लिया। कुछ देर तक पेशे इमाम गुमसुम रहे, फिर खुद ही बोले, मुझे पहले ही खतरा था, अब इस पलीद का कब्जे में आना मुश्किल है। कुछ तदबीर तो करनी है, शेरू के बाप की परेशानी देखी नहीं जाती। मैंने कहा, अल्लाह मालिक है। पेशे इमाम ने एक सर्द आह भरी, फिर तांगा पकड़कर रुखसत हो गए। मैं वापस आया तो शेरू का बाप बाहर खड़ा था, परेशान परेशान सा। मेरे करीब आकर बोला, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मैं तो 2 दिन ही में हिम्मत हार बैठा हूँ। भाई बताओ मैं क्या करूं? खुदा पर भरोसा रखो, वो बेहतर करेगा, मैंने उसे तसल्ली देने की खातिर कहा। वो तो ठीक है, लेकिन ये सरीता ना जाने कौन है जिसकी भला मेरे बच्चे के साथ आ गई है। पेशे इमाम का कहना है कि वो हफ्ते अशरे में सब ठीक कर देंगे। मैंने शेरू के बाप को बहलाने की खातिर दुरोग गोई से काम लिया। शेरू का बाप खासी देर तक गली में खड़ा मुझसे बातें करता रहा, फिर मायूस होकर वापस चला गया। मगर एक क्या कई हफ्ते गुजर गए। शेरू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गली के सारे लोग परेशान थे। खुद पेशे इमाम साहब ने भी बथेरे हाथ पांव मारे कि किसी तरह प्रमोद कुमार को उस वक्त अपनी गिरफ्त में ले लें जब उसकी गंदी रूह शेरू के जिस्म में हो। मगर उन्हें ऐसा कोई मौका न मिल सका। 2 रोज तक वो शेरू के मकान में भी छुपे बैठे रहे, लेकिन इस अरसे में शेरू पर एक बार भी दौर आना पड़ा। तीसरे रोज जैसे ही पेशे इमाम साहब ने मकान छोड़ा, शेरू फिर प्रमोद कुमार का शिकार हो गया। पेशे इमाम साहब के नाकाम हो जाने के बाद बहुत से पहुंचे हुए लोगों को बुलाया गया, मगर आर्जी फायदों के सिवा कुछ न हो सका। शेरू की हालत में कोई फर्क न आया। वो रोज बरोज और सरकश होता जा रहा था। वो गुस्से के आलम में सामने खड़े हुए किसी भी शख्स को मारने पीटने लगता, घर के बर्तन तोड़ देता, पड़ोसियों के घरों में घुस जाता और उन्हें खौफजदा करता। एक पड़ोसी के घर में घुसकर उसने उसकी नौजवान लड़की के कपड़े फाड़ डाले और उसे देखकर खूब कहके लगाए। सारा मोहल्ला उससे डरने लगा था। जिन घरों के दरवाजे खुले रहते थे वो बंद रहने लगे, और लोगों ने शेरू के बाप और उसके आसेबजदा बेटे पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी। शेरू जो कभी मोहल्ले में इज्जत की निगाह से देखा जाता, लोग अब उसकी सूरत देखकर कांप जाते। वह सरीता सरीता पुकारता रहता और मोहल्ले के लोग उसे दूर से देखकर छुप जाते, जैसे उन्होंने किसी पागल कुत्ते को देख लिया हो। मैं एक पड़ोसी की हैसियत से शेरू के बाप के गम में बराबर का शरीक था, लेकिन उसे तो जैसे चुप लग गई थी। वो अपने नौजवान बहादुर और मजबूत बेटे शेरू की तरफ से नाउमीद सा हो गया। रोज नए नए मौलवी और पंडितों को वो बुलाता, लेकिन प्रमोद कुमार कोई बहुत चालाक सेब प्लीद रू या ना जाने क्या बला था, जो बड़े बड़े मौलवियों और पंडितों को चकमा दे जाता था। आखिर पेशे इमाम साहब के असरार पर मैं दिल्ली से एक सूफी शाहदीन को अपने साथ लाया। उन्होंने भी वही तरीका इख्तियार किया जो इससे पहले मौलवी और पंडित हजरात कर चुके थे। प्रमोद कुमार ने उसकी हर बात का जवाब दिया। शाहदीन उससे आसानी से सवालात करते रहे और वो उन्हें इत्मीनान से जवाब देता रहा। मालूम होता था जैसे दोनों में एक जमाने से दोस्ती कायम है। जब शाहदीन ने यह पूछा कि यह जादू किसने किस पर कराया था, तो प्रमोद कुमार ने उसी लापरवाही से जवाब दिया कि एक सुंदर नारी के लिए एक युवक ने कराया था। शाहदीन ने पेशे इमाम का सवाल दोहराया, वो सुंदर नारी कौन है? वो यहीं करीब रहती है। प्रमोद कुमार ने जवाब दिया, यहाँ कहाँ, साफ साफ बताओ, उसका नाम क्या है? शाहदीन ने नरमी से पूछा, उसका नाम? मगर मैं क्यों बताऊं? बता दो ना प्रमोद कुमार जी। नहीं बताता। तुम्हें मालूम है मैं पूछना जानता हूं, इससे पहले भी बहुत आ चुकी हैं और यही बात कह चुकी हैं। प्रमोद कुमार ने तंजिया लहजे में कहा, तो तुम नहीं बताओगे? सीधी तरह बात मान लो और मुझे बता दो, शाहदीन ने नरमी से कहा। मगर प्रमोद कुमार उसी तरह शाहदीन को नचाता रहा जिस तरह दूसरे लोगों को। लेकिन शाहदीन ने किसी इश्तियाल का मुजाहरा किए बगैर ना जाने वो कौन सा अमल पड़ा कि शेरू का जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। वह तड़पने और कलाबाजियां खाने लगा। उसने अपनी चीखों से आसमान सर पर उठा लिया। शेरू का बाप अपने बेटे की यह हालत बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। शाहदीन उसी पुरसुकून अंदाज में बैठे कोई अमल पढ़ रहे थे। बताता हूं। एकदम शेरू चीखा, उसका नाम महजबी है और युवक का रोशन खान। मगर मौलवी जी मुझे अब छोड़ दो। शेरू की आवाज में कपकपाहट थी। महजबीन और रोशन का नाम सुनकर मैंने और शेरू के बाप ने एक दूसरे की तरफ हैरत जदा निगाहों से देखा। गोया रोशन खान ने इस नीच तरीके से इंतकाम लिया है। महजबीन वही लड़की थी जिसे शेरू रोशन के निर्गे से बचा कर लाया था और जिसके लिए शेरू ने रोशन खान के पूरे जत्थे से लड़ाई मोल ले ली। अब बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। रोशन से जब कुछ ना बन पड़ा तो उसने ये तरीका इख्तियार किया। इस तरह वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। शेरू की अबतर हालत के बावजूद हम दोनों का वहां बैठना मुश्किल हो गया। शेरू का बाप अपने लड़के को छोड़कर मेरे करीब आया और कहने लगा, आप उसे कहें मैं अभी आता हूं। मुझे मालूम था वो कहां जाने वाला है। मैंने उसे रोकना चाहा मगर वो ना रुका। आनन फानन घर से गायब हो गया।
उधर शाहदीन प्रमोद कुमार को धमकियां दे रहे थे कि वो शरीफाना अंदाज से चला जाए तो बेहतर है, नहीं तो वो उसे जलाकर रख देंगे। शाहदीन ने प्रमोद कुमार को सख्त अजियतें दी। आखिरकार प्रमोद कुमार ज़ेर हो गया। उसने वादा कर दिया कि वो अब यहाँ नहीं आएगा। कुछ देर बाद शेरू की हालत ठीक हो गई। उसका बदन दुख रहा था। मैंने उसे सहारा देकर चारपाई पर लिटाया और शाहदीन से कहा, हजरत ये बहुत चकमाबाज बला है, फिर वापस आ जाएगा। शाहदीन ने एतमाद से कहा, नहीं नहीं, अब नहीं आएगा। मैं 1 हफ्ता यहाँ क्याम करूंगा, देखता हूँ वो कैसे आता है। मैंने इसे सख्त सजा दी है। शेरू थका हुआ था, जल्द सो गया। मैंने शाहदीन के क्याम का इंतजाम किया और घर जाकर उसके लिए खाने वगैरह का एहतमाम किया। शेरू की हालत की वजह से पूरे घर का निजाम दरहम बरहम था। मैं काम कर रहा था मगर शेरू के बाप की आमद का मुंतजिर था। वो शाम तक नहीं आया तो मेरी परेशानी बढ़ गई। मैं शाहदीन और शेरू को छोड़कर उसे देखने जा नहीं सकता था। रोशन का ख्याल आते ही मेरा खून खौल खौल जाता। कहीं रात गए शेरू का बाप उदास और निढाल वापस आया। मैंने आते ही उसे पूछा, कहाँ गए थे? रोशन खान के पास, मगर वो बदमाश शहर छोड़कर भाग गया है। मैंने उसे सारे शहर में तलाश किया है। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं उसका खून पीकर ही वापस आता। फिर वो शेरू की तरफ मुखातिब हुआ, शेरू का क्या हाल है? मैंने शुरू से आखिर तक तमाम रुदाद, शाहदीन साहब का कमाल और प्रमोद कुमार की वापसी का पूरा अहवाल सुनाया तो उसका गुस्सा किसी कदर ठंडा हुआ। उसने सोए सोए शेरू के माथे का बोसा लिया और मुझे गले लगाकर रोने लगा। हम दोनों देर तक जारो की तार रोते रहे। 1 हफ्ते तक शाहदीन शेरू के साथ रहे, अमलियात पढ़ते रहे। शेरू बिल्कुल ठीक हो गया था। शेरू की सेहत याबी की खुशी में हम रोशन खान को भूल गए। शाहदीन ने हमसे रुखसत होते वक्त पूरा यकीन दिलाया था कि अब प्रमोद कुमार की जरूरत नहीं कि वो शेरू की तरफ रुख करे। हमने शाहदीन को तमाम तर मुसरतों और अकीदतों के साथ रुखसत किया। उनकी वजह से हमारा शेरू हमें वापस मिल गया था। मगर शाहदीन के जाने के 2 दिन बाद ही प्रमोद कुमार फिर शेरू के जिस्म पर काबिज हो गया। इस बार उसके अतवार बड़े जारिहाना और बागियाना थे। वो चीखता चिंगाड़ता तोड़फोड़ करता रहता। मोहल्ले वाले जो शेरू के घर आने जाने लगे थे अब फिर उसके साय से डरने लगे। शेरू की इस हालत ने उसके बाप को बहुत दिल शिकस्ता कर दिया। वो घुटनों में मुंह दिए कोने में बैठा रोता रहता। इस घर से एक खास किस्म की रफाकत की वजह से मेरी हालत भी शेरू के बाप से मुख्तलिफ ना थी। कोई तरीका समझ में नहीं आता था और बैरून शहर के तमाम मुल्ला और पंडित आजमा लिए गए थे, मगर प्रमोद कुमार जाने का नाम नहीं लेता था। उसकी एक ही रट थी, मुझे सरीता चाहिए। इसी अजाब में दिन गुजर रहे थे। एक रोज मैं सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकला तो शेरू के बाप ने मुझे आवाज देकर अपनी तरफ बुला लिया। खिलाफ तवक्को उस वक्त उसके चेहरे पर एक खास ठहराव था, किसी समुंदर की तरह जिसके दामन में हजारों तूफान पोशीदा होते हैं। चंद सानिये तक वो खला में तकता रहा, फिर बड़ी ठोस आवाज में मुझे मुखातिब किया, रहमत अली साहब, आपने हमेशा आड़े वक्त में मेरा साथ दिया है, जिसके लिए मैं मरते दम तक आपका शुक्रगुजार हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बोलो क्या बात है। मैंने संजीदगी से जवाब दिया तो शेरू का बाप एक लम्हे के लिए फिर किसी सोच में गुम हो गया। फिर दबी जुबान में बोला, भाई मेरी इल्तिजा है कि आप शेरू को अपना बेटा बना लें और बच्ची मुझे दे दें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बात इस कदर आसानी से और ऐसे हालात में मुझसे कह डालेगा। चुनाचे मैं उसकी दरख्वास्त सुनकर कुछ गड़बड़ा सा गया। अभी मैं कोई माकूल जवाब सोच ही रहा था कि उसने फिर कहा, रहमत अली भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी आखिरी इल्तिजा कबूल कर लें। अगर आपने मुझे मायूस कर दिया तो मुझे कभी सुकून नसीब नहीं होगा। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला था। मैंने बात टालने की खातिर कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो मैं उस पर जरूर गौर करूंगा, लेकिन इससे पहले हमें शेरू के लिए कुछ सोचना है। ऐसी हालत में शादी ब्याह के बारे में भला कैसे सोचा जा सकता है? मुझे यकीन था कि आप यही कहेंगे, उसने तेजी से कहा, मगर मैंने शेरू की मुसीबत का हल तलाश कर लिया है। आप सिर्फ इतना वादा कर लें कि उसके ठीक होते ही आप उसे अपनी गुलामी में कबूल कर लेंगे। मैंने हर चंद यही कोशिश की कि उस वक्त शेरू के बाप को किसी तरह टाल दूं, लेकिन वो तो किसी जोंक की तरह मुझसे चिमट गया। चुनाचे मैंने दबी जुबान में उसे तसल्ली देने की खातिर हामी भर ली, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि आखिर शेरू के सिलसिले में उसने कौन सा हल तलाश किया है। मैंने इस जमन में दरियाफ्त किया तो वो बड़े यकीन के साथ बोला, साहेब, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आप भी दुआ कीजिए कि शेरू की मुसीबत टल जाए। वो मेरा एक ही बच्चा है, उसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे चूंकि काम पर जाने की जल्दी हो रही थी, इसलिए मैं शेरू के बाप से इजाजत लेकर चला गया। दिन भर मैं अपने काम में मसरूफ रहा। 1-2 बार मैंने अपने जहन पर जोर देकर सोचा भी कि आखिर शेरू की मुसीबत का हल उसके बाप के हाथ किस तरह आ गया, जबकि पेशे इमाम साहब भी थक हार चुके थे। शाम को हस्बे मामूल जब मैंने भी अपनी गली में कदम रखा तो ना जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। कोई गैर मरई कुव्वत जैसे मुझे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। मैं लंबे लंबे कदम उठाता घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझे देखते ही परेशान लहजे में कहा,
शेरू के बाप को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। पुलिस ले गई है? क्यों? मैंने बौखलाकर सवाल किया। अल्लाह बेहतर जाने, मुझे तो पड़ोसन की जुबानी मालूम हुआ है कि उसने किसी हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया है। शेरू और उसके घर वाले सुबह से पुलिस चौकी गए हुए हैं। बीवी के अल्फाज मेरे जहन पर बम बनकर गिरे। मैं उससे मजीद कुछ पूछे बगैर तेजी से बाहर आया और तांगा पकड़कर सीधा कोतवाली पहुंचा, जहां शेरू पहले ही से मौजूद था। शेरू के बाप को आनी सलाखों के पीछे रखा गया था। मैं कोतवाली के अफसर से, जो मुझे पहले से जानता था, मिला और उससे दरख्वास्त की कि मुझे शेरू के बाप से 2 बातें करने की इजाजत दी जाए। बामुश्किल तमाम मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। एक सिपाही मेरे हमरा किया गया ताकि मैं शेरू के बाप से कोई राज की बात न कर सकूं। मैं धड़कते हुए दिल से आनी सलाखों के करीब पहुंचा तो शेरू के बाप ने बड़े इत्तेफाक से मुझसे हाथ मिलाया और बोला, भाई, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसने मुझे मेरे मकसद में कामयाब कर दिया। अब शेरू की बला टल गई है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। आखिर किस्सा क्या है? तुम किस जुर्म की पादाश में धर लिए गए? मैंने सरिता को कत्ल कर दिया है, शेरू के बाप ने ठोस लहजे में जवाब दिया। शेरू के ऊपर आने वाली गंदी बला की भींट उसे मिल चुकी है। अब वो मेरे बच्चों को परेशान नहीं करेगा। मैंने शेरू के बाप का जवाब सुना तो चकरा गया। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा, क्या तुमने पुलिस के सामने इकबाले जुर्म कर लिया है? जुर्म कैसा भाई? मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। शेरू का बाप अपनी छाती ठोंक कर बोला, जो सच बात थी वो मैंने पुलिस वालों को भी बता दी। अब जो भी सजा मिले मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। एक बाप अपने बेटे की जिंदगी के लिए ये मामूली काम भी नहीं कर सकता। मैंने शेरू के बाप का अंजाम सोचा तो मुझे झुरझुरी आ गई। रात तक मोहल्ले वाले कोतवाली के सामने इकट्ठा रहे। उसकी रिहाई की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन कामयाबी न हो सकी। चुनाचे आधी रात गए तक हर फर्द मायूस होकर अपने अपने घर चला गया। दूसरे रोज पुलिस ने केस अदालत के सामने पेश कर दिया। शेरू ने मोहल्ले वालों के मशवरे पर एक अच्छा सा वकील कर लिया था, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया। शेरू के बाप ने भरी अदालत में अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। अदालत ने उसे सफाई पेश करने का मौका भी दिया, लेकिन वो अपने बयान पर किसी आनी चट्टान की तरह अटल रहा। चुनाचे अदालत ने उसका इकरारी बयान कलमबंद कर दिया और दूसरी पेशी पर उसे फांसी का हुक्म सुना दिया। शेरू के बाप ने अदालत का फैसला सुना तो उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी जैसे फांसी का हुक्म उसके लिए कोई बहुत बड़ा इनाम हो। पुलिस वाले जब उसे अदालत से बाहर लाए तो उसने आखिरी बार मेरे चेहरे को बगौर देखा और कहा, भाई, मुझे भरोसा है कि आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। जवाब में मेरी आंखों के पैमाने छलक उठे। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगा। शेरू और उसकी मां के अलावा दूसरे पड़ोसी भी धाड़े मार मार कर रो रहे थे। इस वाकया को गुजरे आज पूरे 27 साल गुजर चुके हैं। शेरबाज खां अब 4 बच्चों का बाप है। कुदरत ने उसको खुले हाथों से नवाजा है। वो बड़ी आसूदा हाल जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन आज भी अगर कहीं उसे चौराहे पर पड़े फूल नजर आ जाते हैं तो उसका जख्म ताजा हो जाता है। वो बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगता है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, शेरू आज भी मेरी इज्जत उसी तरह करता है जैसे पहले करता था। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अब वो मेरी इज्जत पहले से ज्यादा करता है तो शायद बेजाना होगा। और ये सब इसलिए कि पहले मैं सिर्फ उसका पड़ोसी था, लेकिन अब मैं उसका सुसर हूं। क्या अब ये बताना भी जरूरी है कि मैं ही वो खुशकिस्मत इंसान हूं जिसकी लड़की की इज्जत इस्मत बचाने की खातिर 27 बरस पहले शेरू ने रोशन खान से टक्कर ली थी। महजबीन मेरी ही लड़की थी।